Hello everyone, I am back with the fifth lecture of the chapter Going Places, written by A.R. Barton from your book Flamingo. Students, in the previous lecture we have already discussed that Sophie has cooked up a story about a famous football player Danny Casey and her meeting with him, and she tells the story to her brother Geoff. Somehow in the beginning Geoff believes her story, but after going into the detail or after hearing all the details, Geoff does not believe, Geoff is not actually believing her. He is making fun of her, and after again and again she is building up the story, cooking up the story more and more, and also at the last she reassures that does he believe her or not. सोफ़ी कहानी पे कहानी बनाती जाती है, झूठ पे झूठ बोलती जाती है. पहले तो शुरुआत में जियोफ उसकी बातों पे यकीन करता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो डिटेल सुनता है वो उसकी बातों पे यकीन करना बंद कर देता है. इनफैक्ट वो उसका मजाक भी उड़ाता है, और इन सारी बातों को गलत प्रूव करने के लिए वो झूठ पे झूठ और बोलती है और कुक करती है स्टोरी, और वो बताती है कि वो दोबारा मिलने वाली है. शी इज़ गोइंग टू मीट हिम अगेन नेक्स्ट वीक. और ये सुन करके वो बोलता है, जियोफ कहता है कि ये जो बात है ऐसी असंभव बात मैंने आज तक पहले कभी भी नहीं सुनी है. अनलाइकली, जिसकी संभावना कुछ भी ना हो या जिसकी बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी भी नहीं है जिस काम का, जिस बात का, उसकी बात कर रहा है कि ऐसी बात मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं है. आफ्टर दैट वी सॉ दैट सोफ़ी अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, along with her father, little Derek and Geoff, goes to watch a football match, and when Danny Casey scores a goal, she glowed up with pride. She is very happy that her dream boyfriend or her dream charming young prince has scored, and she is very proud of it. वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है जब डैनी स्कोर करता है तो, which means not only in others imaginary world, वो दूसरों के को दिखाने के लिए जो कहानी उसने बनाई है, शी इज़ रीलिविंग दैट इन हर हेड. वो उस कहानी को अपने दिमाग में पिक्चर भी कर रही है. दैट मीन्स शी इज़ एक्चुअली बिलीविंग दैट ही इज़ हर बॉयफ्रेंड. डैनी कैसी उससे मिला है या मिलने आया है या उसका बॉयफ्रेंड है, वो इस तरीके की बातों को यकीन कर रही है. एनीवेज, विल मूव फॉरवर्ड. आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस. वो लोग जब वापस आ रहे होते हैं मैच को देख करके, तो बस में कोई कहता है कि आई विश कि वो एक इंग्लिश मैन होता, यानी अमेरिका का होता या ब्रिटिश होता. इंग्लिश मैन इज़ बेसिकली अमेरिकन, ब्रिटिश की बात हो रही है. ब्रिटिश को ही इंग्लिश मैन बोलते हैं. मोर प्योर इंग्लिश वो लोग ही होते हैं, लेकिन जनरल टर्म्स में हम लोग अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों को ही इंग्लिश मैन बोलते हैं. तो बस में कोई कहता है कि मैं काश डैनी कैसी जो है वो एक इंग्लिश मैन होता, क्योंकि अभी तो वो आयरिश है, वो बहुत दूर रहता है, यहाँ नहीं रहता है. तो लोग विश कर रहे हैं क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ैन हैं उसके. आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप. अब वो जीतेगा तो आयरलैंड के पास जाएगा ना कप, तो इसीलिए वर्ल्ड कप आयरलैंड को मिलेगा. तो वो लोग कहते हैं, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम हर फादर वाज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट. अब ये लोग मैच देख करके वापस घर आ रहे होते हैं, तभी सोफ़ी के फादर वो पब चले जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए. वो मैच जीत गया था, वो यूनाइटेड यानी कि उनकी टीम मैच जीत गई थी, तो वो बहुत खुशी से वो कहाँ चले जाते हैं, पब चले जाते हैं वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए. और सोफ़ी और छोटा भाई डेरेक वो लोग घर आते हैं. घर आते के साथ डेरेक कहता है अपनी मम्मी को कि मम्मी पता है इस बार आयरलैंड वर्ल्ड कप जीत जाएगा. ही इज़ दैट मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो लोग को फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और डैनी कैसी पे भी उन लोग को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. व्हाट्स दिस यू हैव बिन टेलिंग, जैंसी सेड नेक्स्ट वीक. अब अगला हफ्ता बीत जाता है, कुछ दिन बीत गए. जैंसी के कान में ये बात पड़ जाती है कि उसकी फ्रेंड सोफ़ी ने फिर से कोई ऐसी उटपटांग बात की है, कोई उल्टी पुल्टी बात की है. तो वो सोफ़ी से मिलती है और उससे पूछती है कि ये तुम सबको क्या बोलती फिर रही हो, हाँ. व्हाट्स दिस यू हैव बिन टेलिंग, तुम ये क्या सबको बोल रही हो. अबाउट व्हाट. तो सोफ़ी ऐसे प्रिटेंड करी जैसे क्या, किस बारे में, कुछ तो हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ है क्या, मैंने क्या बोला.
तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है। योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी, तुम्हारे जियोफ ने में हमारे फ्रैंक को बोला है कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। तुम्हारे जियोफ मतलब तुम्हारा भाई जियोफ मेरे भाई फ्रैंक को बोला कि तुम डैनी कैसे से मिलकर आई हो। तो ये बात क्या है, ये क्या नया सुन रही हूँ मैं। अब ये क्या है, बुटीक मैनेजर एक्ट्रेस सब हो गया तुम्हारा, तो अब डैनी कैसी, ये क्या नया खिचड़ी पका रही हो तुम। जैंसी इज़ ऑलरेडी फेड अप ऑफ हर फ्रेंड, उसको पता है कि उसकी दोस्त कैसी है। शी ऑल्सो डज नॉट बिलीव हर, वो खुद उस पर यकीन नहीं करती है, तो इसीलिए वो इतनी अब्रप्टली पूछती है उससे। दिस वॉजंट एन इनक्विजिशन, जस्ट जैंसी बीइंग नोजी, बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। और ये जो जैसे जैंसी आकर के उससे पूछी सोफ़ी से, ये कोई इनक्विजिशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि सोफ़ी जो है वो उसकी बातों पे यकीन कर रही थी या उसको जिज्ञासा थी इस बात की जानने की। जैसे सपोज़ आज आपके दोस्त को पता चलता है कि आप विराट कोहली से मिले, तो वो आकर के एक्साइटमेंट में आपसे पूछेगा ना कि तुम कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। ये होता है जिज्ञासा, इनक्विजिशन। लेकिन जब आपके फ्रेंड को पता है कि आप झूठे हो या आप ऐसी बातें पकाते रहते हो या ब्लफ करते हो, तो वो आकर के आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा अब क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम, अब क्या नया झूठ बोल रहे हो सबको, ये क्या नया तुम्हारा है। तो इनक्विजिशन नहीं था, जिज्ञासा से जैंसी बिल्कुल नहीं आकर के पूछी। वो वो जस्ट नोज़ी हो रही थी। नोज़ी का मतलब वो अपनी नाक घुसा रही थी सोफ़ी के मैटर्स में। वो नहीं चाहती थी कि सोफ़ी किसी भी परेशानी में फंसे। तो इसीलिए अगर वो कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत करती थी, सोफ़ी जब भी कोई ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत करती थी तो जैंसी उसको रोकती थी, अपनी नाक उसमें घुसाती थी, उसको उस सपने से बाहर निकालती थी, उसको इंटरप्ट करती थी हमेशा। तो ये शुरू से ही जैंसी की आदत थी। तो ऐसा नहीं था कि वो जिज्ञासा से पूछ रही थी कि तुम किससे मिली, कहाँ मिली, कब मिली। नहीं, क्या नया क्या है, क्या फालतू का बकवास तुम नया लेकर आई हो, ऐसी वाली बात थी। बट सोफ़ी वॉज स्टार्टल, लेकिन सोफ़ी को शौक लग जाता है, स्टार्टल चौंक जाती है वो कि इसको कहाँ से पता चल गया। ठीक है, सोफ़ी को शौक लग जाता है कि इसको कैसे पता चल गया, क्योंकि उसको पता है ये तो दादी अम्मा है जैंसी, ये तो ज्ञान देगी, बड़ी बड़ी लेक्चर, बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर देगी, प्रैक्टिकल बातें करने लग जाएगी, तो इसको कैसे पता चल गया भाई। ओह दैट, जैंसी फ्राउन सेंसिंग शी वॉज कवरिंग। और वो कहती, ओ सोफ़ी को सडनली याद आ जाता है, ओह अच्छा वो तो ऐसे ही। तो सोफ़ी जो है वो फ्राउन करती है, यानी कि उसके अपने सारे ऐसे जो फोरहेड के जो लाइन्स है वो सिकुड़ जाते हैं, गुस्से से देखना या शौक होकर कैसे इस तरीके का फेस बनाना, दैट इज़ फ्राउनिंग। वो फ्राउन करती है और उसको पता होता है कि अब कोई ना कोई झूठ बोलने वाली है, ये अपने झूठ को कवर करने के लिए वापस से फिर से कोई कहानी बनाएगी, इसीलिए वो कहती है कि ओह दैट। और सोफ़ी को समझ आ गया, सेंस कर ली वो कि पक्का अब ये कोई नई कहानी लेकर आने वाली। येस दैट, तो वो कहती है हाँ वही। ये वेल येस आई डिड। सोफ़ी छुपाई नहीं या सच भी नहीं बताई। सोफ़ी कहती ओ हाँ वो तो हम मिले थे। यहाँ वो चाहती तो जैंसी को सच बता सकती थी, लेकिन वो नहीं करती है ऐसा। वो वापस उसको बोलती ओ हाँ हम तो मिले थे। यू नेवर डिड, जैंसी एक्सक्लेम। जैंसी बहुत कॉन्फिडेंट है, कहती नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम कभी भी नहीं मिली उससे। सोफ़ी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, और सोफ़ी ज़मीन की तरफ देखने लगती है गौर से। डैम दैट जियोफ, और वो जियोफ पे गुस्सा हो रही है। डैम, ये जियोफ को मना किए थे बताने के लिए, सबको हल्ला कर दिया, तो ये इरिटेशन। ठीक है, डैम जब गुस्सा आता है तो हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, डैम इट। ठीक है, तो वो बोलती है डैम दैट जियोफ, जियोफ का कभी भला नहीं होगा। दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जैंसी थिंग। जैंसी को बताने की क्या ज़रूरत थी, ये मेरे और जियोफ के बीच की बात थी। जियोफ के लिए ना ये झूठ क्रिएट किया गया था, क्योंकि जियोफ का जो फेवरेट चीज़ है, जियोफ जिसका बहुत बड़ा फ़ैन है, अगर आप किसी की दुखती रख या नस को पकड़ लेते हो, वीक पॉइंट को, तो वीक पॉइंट जान जाते हो, तो आपको पता होता है कि वो कब वल्नरेबल है। तो जियोफ का वीक पॉइंट था कैसी, तो इसने वैसे ही कोई रिलेटेड झूठ बोला
जिससे कि वो बार बार इसके पास आए, इससे बातें करे और इसमें इंटरेस्ट ले सोफ़ी में। तो इसने वैसा झूठ बोला। तो कैसी का अगर कोई सबसे बड़ा फ़ैन था तो जियोफ था। तो ये झूठ तो जियोफ के लिए बोला गया था, जानसी के लिए थोड़ी बोला गया था। तो इसलिए बोलती है अरे ये तो जियोफ का चीज़ था, जानसी के लिए थोड़ी बोला गया था ये झूठ। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम। और ये जो झूठ मैंने बोला ये तो सिर्फ हम लोग के बीच में होना चाहिए था ना, मेरे बीच में और उसके बीच में, ये मेरे और यानी जियोफ और सोफ़ी के बीच में। ये जानसी कहाँ से आ गई बीच में, इसको कौन क्या ज़रूरत था सोफ़ी को जानसी को बताने की सब चीज़। समथिंग सीक्रेट, कुछ तो सीक्रेट रखना चाहिए था। इट वॉजेंट अ जानसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जानसी को बताने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं था जानसी को बताने का। टेल गॉकी जानसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो ऑफ इट। अब ये अपने मन में ये सब चीज़ें ज़मीन को घूर रही है और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है कि जियोफ का कभी भला नहीं होगा। कौन उसको पता नहीं बोलने के लिए बोला था ये बात, कौन बोला था जानसी को बताने के लिए, ये और मेरे उसके बीच की बात थी। इसमें जानसी क्या कर रही है, क्या करना था जानसी को बता करके। अब जानसी को पता चल गया, अब पूरे मोहल्ले को ये बात मालूम पड़ जाएगी। गॉकी, गॉकी मीन्स बेढब, अल्हड़, ठीक है। तो गॉकी जानसी को बताने का क्या ज़रूरत था। और अभी इसको बताने का ये मतलब है कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाना, कोई मतलब नहीं बनता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, टेल गॉकी जानसी समथिंग लाइक दैट बेढब। गॉकी मीन्स बेढब। जानसी को बताओ ऐसा कुछ और पूरे मोहल्ले को ये बात ना पता चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डैम दैट जियोफ, फिर से वो जियोफ को पे गुस्सा हो रही है। वॉज नथिंग सीक्रेट, कुछ भी ये लड़का सीक्रेट नहीं रख सकता है। सीक्रेट का मतलब एक्चुअली पवित्र होता है। तो यहाँ पे सीक्रेट इसलिए बोला गया है क्योंकि वो भाई और बहन के बीच की बात थी, तो उनके बीच में ही रहनी चाहिए थी। जानसी या उसके किसी और को बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए बोलती है कि ये हम लोग के बीच का सीक्रेट चीज़ था, क्लोज सीक्रेट था, किसी और को नहीं बताना चाहिए था। और ये कुछ भी सीक्रेट नहीं रहने देता है, कुछ भी सेक्रेट नहीं रहने देता है। सीक्रेट एंड सेक्रेट आर बोथ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे सेम ट्रीट किया गया है। सीक्रेट का मतलब होता है कोई भी राज, ठीक है, और यहाँ सेक्रेट का मतलब है पवित्र। तो ये बहुत ही ज़्यादा भाई बहन को क्लोज करने वाला चीज़ था, तो इसीलिए इसको यहाँ पे सेक्रेट बोला गया है। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, हम तुमको नहीं बताएं क्योंकि इसको सीक्रेट रखना था और इसको सीक्रेट रहना ही ठीक है, ज़्यादा हल्ला करना ठीक नहीं है। अब वो कुछ तो बोलेगी ना, उसकी फ्रेंड को ये बात मालूम चल गई है, तो उसको कोई तो कहानी बनानी थी, तो इसीलिए वो कहती है कि ये सीक्रेट था और सीक्रेट ही रहना चाहिए था। हमको नहीं लगा कि सबको हल्ला करना ठीक रहेगा, इसीलिए हम नहीं बताए तुमको। आई विल कीप अ सीक्रेट सो इफ यू नो दैट। तो अब जानसी भी इस बात का यकीन कर रही है और कहती है कि ओह सोफ, तुमको भी पता है कि हम तुम्हारी बात को कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे, हम भी तुम्हारी बात को सीक्रेट रखेंगे, डोंट वरी, हम किसी को नहीं बताएंगे। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनीवन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। सोफ़ी कहती है अरे मैं खुद किसी को नहीं बताने वाली थी ये बात, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे फादर कैसे हैं, उनको कुछ पता चल जाएगा और ये सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी और उनको किसी और से मालूम चलेगा तो तुमको पता है कि वो क्या करेंगे। वो अपने फादर से बहुत डरती है, उसके फादर स्ट्रिक्ट हैं, तो इसीलिए वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे फादर को ये बात मालूम चल जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के बाहर लोग लाइन लगा दें। जानसी ब्लिंक्ड, रो? तो जानसी बोलती रो? रो मतलब I have thought he would be cuffed as anything। तो सोफ़ी कहती है कि हाँ हमको लगा ही था कि मेरे फादर जो है वो ये सुन करके बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े फ़ैन हैं फुटबॉल के, तो जब मैं अपने फादर को ये बात बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन मैंने अपने फादर को भी ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के मोहल्ले के बाहर लोग लाइन आकर के लाइन लगा दे। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो, बूढ़े लोगों का लाइन लग जाएगा मेरे घर के बाहर, ठीक है, और सब कोई जब मेरे फादर को पता चलेगा तो मेरे फादर सबको बता देंगे और मेरे घर के बाहर जो है वो लाइन लगी रहेगी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बारे में मालूम हो।
यहाँ पे रो का मतलब है नॉइज़। रो का मतलब है यहाँ पे नॉइज़। बूढ़े लोगों में अपने में आसपास चिल्लम चिल्ली वैसे एक्साइटमेंट में बातें करना। उसके फादर तो लाउड थे ही और ऊपर से फ़ैन भी थे फुटबॉल के, तो उनको अगर पता चलेगा कि मेरी बेटी ये यहाँ पे फिर से झूठ बोल रही है कि मैंने अपने फादर को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं अपने फादर को बताऊँगी या मेरे फादर को ये बात मालूम चल जाएगी तो वो बहुत हल्ला करेंगे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत चीखेंगे और मेरे घर के बाहर लाइन लग जाएगी लोगों की, जो और लोग फ़ैन है वो सबको पूरे मोहल्ले को बताते फिरेंगे कि मेरी बेटी डैनी कैसे से मिली है। यहाँ पे वो ये बातें बना रही है, ऐसा नहीं है। She realized then that Jancy didn't know about the date bit. और अभी तक इतना बात करते करते इतनी बातें करते करते सोफ़ी को ये बात मालूम हुई कि जानसी को पता तो है कि मैं डैनी से मिली हूँ, डैनी कैसी से, लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम है कि मैं फिर से मिलने वाली हूँ। हम लोग अगले हफ्ते डेट पे जाने वाले हैं, ये बात लगता है जानसी को अभी तक नहीं मालूम है, या उसको किसी ने नहीं बताई। किसने मतलब उसको जियोफ ने ये वाली बात उन लोगों को नहीं बताई है। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जियोफ ने नहीं बताया होगा। शी ब्रेथ मोर ईजिली, अब उसको थोड़ी सी सांस आ रही है कि चलो कम से कम एक झूठ तो बचा। एक झूठ था कि हम मिले, दूसरा झूठ था कि हम मिलने वाले हैं, तो कम से कम एक झूठ तो रह गया, दूसरी फिर उसके लिए एक नया झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा ना एटलीस्ट। तो शी ब्रेथ मोर, गहरी सांस लेती है वो। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल। अब जियोफ ने इसका कंप्लीट सीक्रेट नहीं आउट किया था, आधा सीक्रेट बताया था। तो शी इज़ सो ऑप्टिमिस्टिक, कि इतनी होपफुल गर्ल है, इतनी होपफुल लड़की है कि ये उम्मीद कर लेती है, फिर से एक नई उम्मीद जगा लेती है अपने मन में कि चलो कम से कम पूरी तरीके से हमको शर्मिंदा नहीं किया, पूरी तरीके से हमको निराश नहीं किया है। मेरा भाई कुछ तो सीक्रेट रखा है, सारी बात नहीं बताया। इसका ये मतलब है कि वो कहीं ना कहीं मेरे पे यकीन करता है, उसने मेरी बातों पे यकीन कर लिया है, और इसीलिए उसने पूरी बात सबको नहीं बताई है। सिर्फ इतनी बात बताई कि मैं डैनी कैसी से मिलने वाली हूँ, मिली हूँ, मिलने वाली हूँ, ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सीक्रेट, चलो इतने सब के बाद फिर भी अभी कुछ सीक्रेट पवित्र रह गया है, कुछ बाकी है, कुछ बचा हुआ है। It was just a little thing really. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or a pen, so it was no good. How much had Geoff said? अब वो फिर से जानसी को पूरी बात बता रही है और कह रही है कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं हुआ था, इतना कोई फंस वाली बात नहीं है। बस हुआ ये कि हम लोग ऐसे ही मिल गए सडनली, और मैंने उससे ऑटोग्राफ मांग लिया, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास पेन पेपर नहीं था, तो मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। शी इज़ अ वेरी गुड लायर, उसको पता है कि जैसे ही वो बोलेगी ऑटोग्राफ के बारे में तो लोग ऑटोग्राफ बोलेंगे कहाँ है दिखाओ, तो इसलिए बहुत सफाई से झूठ बोल रही है कि किसी के पास पेन पेपर ऑटोग्राफ वो नहीं था, पेन और पेपर नहीं था, तो हम लोग मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई, ना वो ऑटोग्राफ दे पाया। तो इट वॉज़ अ वेरी क्लेवर लाई, बहुत ही सफाई से झूठ बोल रही थी वो। तो और कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। अब तुम बताओ कि जियोफ क्या क्या बताया, तो वो उसी से बात निकलवाने की कोशिश कर रही है। शी इज़ वेरी क्लेवर, वेरी कनिंग। जीसस, आई विश आई हैड बिन देयर। अब जानसी भी टीनेज ही है, वो लड़का कैसी बहुत हैंडसम है, क्यूट है, टीनेज क्रश है, तो वो कहती है कि काश हम भी होते वहाँ पे, काश मैं भी होती वहाँ पे, कैसे तुम अकेले अकेले मिल ली, काश मैं भी होती, मैं भी मिलती कैसी से अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट। और जैसे ही वो ये बात बोलती है तो सोफ़ी का चेहरा खिल जाता है, उसको लगता है कि चलो मेरे झूठ पे लोग यकीन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से यकीन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा रिएक्शन मैं चाहती हूँ उनसे वैसा मुझे मिल रहा है। तो कहती है कि हाँ वही ना, देखो ना कितने तुम बोल रही हो काश तुम वहाँ पे होती, मेरे डैड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यू नो वट अ मिजरी ही इज़, और तुमको तो पता ही है मेरे फादर कितने दुखी आदमी है। मिजरी मीन्स दुखी, परेशानी, दुख, तो तुम्हें पता ही है मेरे फादर कैसे हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम।
चलो खैर कोई नहीं, नहीं यकीन करें मेरी बात का, कोई बात नहीं, लेकिन जो आखिरी चीज़ मैं इस दुनिया में चाहती हूँ वो ये कि मेरे घर के बाहर लाइन ना लगी हो बस, ठीक है, ताकि उनको लोग आकर के पूछ ना रहे हों कि आपकी बेटी डैनी कैसे से मिली, बताइए कौन था, कहाँ था, या घर पे बुलाइए, खाने पे बुलाइए ना, ये सारी ये चार चीज़ मैं चाहती ही नहीं हूँ। इसलिए अच्छा वो मेरा फादर यकीन करें नहीं करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी, सब आकर के घर में पूछेंगे क्या डैनी कैसी का क्या चक्कर है, क्या केस है, क्या सीन है। ही वुड मर्डर मी, अगर किसी ने ऐसे पूछ दिया तो मेरे फादर आकर के मेरा मर्डर कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रो, और तुमको तो पता ही है कि मेरी मम्मी कैसे रिएक्ट करती है जब मेरे घर में थोड़ा सा भी शोर होता है, शोर शराबा होता है, नॉइज़ होता है। तो बाहर के लोग लाइन लगाएंगे आकर के तो शोर तो होगा ही, तो मम्मी गुस्सा होगी जब बाहर हल्ला होगा तो इसीलिए वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मेरी मम्मी कैसी है, और जब चिल्लम चिल्ली या ज़्यादा हल्ला होता है तो मेरी मम्मी कैसे रिएक्ट करती है। तो इसीलिए ये दुनिया की आखिरी चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के बाहर कोई आके हल्ला करे या हम लोगों से मेरे घर के बाहर लाइन लगाए, ठीक है। Of course, my dad didn't want, sorry. Jancy said, hushed, you can trust me, so if you know that. जैंसी उसकी बातों पे पूरी तरीके से यकीन कर लेती है, उसकी बातों में आ जाती है, उसकी कहानी में फंस जाती है और कहती है सोफ़ी हश, अपने मुंह पे हाथ रख करके कि सोफ़ी तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो, तुम्हें पता है कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, और तो मेरा सीक्रेट तुम्हारा सीक्रेट मेरे से सेफ़ है, तुम्हें पता है ये बात, यू नो दैट कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो। जस्ट फ्रेंड थिंग्स, दोस्तों में ऐसा चलता है, तो उसी तरीके की बातें उसको बोल रही है। नाउ यू कैन सी दैट Jancy is actually a good friend. She is honest. But on the other hand, Sophie is not even a best friend, not even a good friend. वो अपनी फ्रेंड से जो उसकी इतनी केयर करती है, जो उसको प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में चीज़ें बताती है, वो उसको भी धोखा दे रही है, उससे भी झूठ बोल रही है। इनफैक्ट वो नहीं बताना चाहती थी जानसी को, और पूरी तरीके से वो अपनी फ्रेंड के साथ भी ऑनेस्ट नहीं है। जिसको फ्रेंड कहते हैं हम उसके साथ ऑनेस्ट होते हैं। एटलीस्ट फ्रेंड एक ऐसा होता है कोई जिसे हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, वो हमारे सारे फेसेस को देखा होता है। क्योंकि देखो इंसान के बहुत सारे चेहरे होते हैं, कहने का मतलब है कि आपके फादर के पास आप थोड़ा अलग बिहेव करते हो, मम्मी के पास थोड़ा अलग बिहेव करते हो, भाई बहन के साथ थोड़ा अलग बिहेवियर होता है आपका, फ्रेंड के साथ अलग होता है, टीचर्स के सामने अलग होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किसके साथ हो, उस तरीके से आपका बिहेवियर चेंज होता है, चाहे वो स्लाइटली ही डिफ़र क्यों ना करे, बट इट डिफ़र्स पर्सन टू पर्सन, ठीक है, वो बदलता रहता है। लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड ऐसा होता है जो कि आपका सारा साइड देखा होता है, टीचर के सामने का भी फेस आपका देखा होता है, मम्मी के सामने भी, पापा के सामने भी, सबके सामने वो आपका रियल फेस जानता है, वो आपके हर एक साइड को जानता है। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो, विच मीन्स दैट यू आर नॉट ऑनेस्ट टू एनीवन, यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। और वो कितने आसानी से, कितने अच्छे से कह रही है कि सोफ़ी तुमको पता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मतलब वो आंख बंद करके यकीन दिला सकती है अपनी सोफ़ी को, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, कि सोफ़ी तुम मुझ पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हो। लेकिन क्या यही बात सोफ़ी बोल सकती है जैंसी के बारे में कि जैंसी तुम मुझ पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हो? क्योंकि सोफ़ी ट्रस्टवर्दी नहीं है, सोफ़ी झूठ बोल रही है, और ये बात वो अपनी फ्रेंड से भी झूठ बोल रही है। वो अपनी फ्रेंड तक को नहीं बता रही है कि मैंने जो बोला ये सारी बातें झूठ है, और ये सो एंड सो रीज़न की वजह से मैंने ये झूठ बोला। लेकिन वो ये बात भी बताने को तैयार नहीं है, यानी कि शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट विथ एनीबडी एक्सेप्ट फॉर हरसेल्फ। और यू कैन नॉट से अपने साथ भी वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। ये बात हम लोग आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे। शी इज़ अ टीनेज, शी इज़ एन अडोलसेंट गर्ल। वो एक ऐसी बच्ची है जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही है, और उसकी फैंटेसी वर्ल्ड में उसने इतने इमेजिनेशन और इतने झूठ पाइलअप करके रखे हुए हैं ना कि वो खुद के साथ ऑनेस्ट होना भूल जाती है। खैर, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाई द कैनल। अब वो दिन आ गया है जिस दिन उसे डैनी कैसी से मिलना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आ चुका है, ठीक है, अगला हफ्ता हो गया है। इमेजिनरी मिलना है, नॉट एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअली डैनी कैसी इससे टकराया ही नहीं है, I mean, दुकान में नहीं मिला है।
ना ही डैनी कैसी से इसकी बात हुई है, ना ही डैनी कैसी ने इसको ऐसा कुछ बोला है कि तुम मुझसे अगले हफ्ते मिलो। ये इमेजिनेशन है इसका, ये इसका झूठ है, जो झूठ इसने कहानी बनाई है, और ये उस कहानी के फाउंडेशन पे, बेसिस पे ये यहाँ मिलने आई है डैनी कैसी से। सो यू कैन थिंक ऑफ व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। हम ये समझना, ये फेज़ ऑफ लाइफ को समझना बहुत मुश्किल है। तो आफ्टर डार्क, थोड़ा अंधेरा हो गया है, शी वॉक बाई द कैनल, वहाँ पे कैनल है, वो वहाँ पे नीचे चलती जाती है। along a sheltered path lighted only by the glare of lamps from the wharf across the water। और वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरीके का कुछ ब्रिज जैसा है, यहाँ ऐसे रास्ते हैं और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, नीचे ब्रिज है और यहाँ ऐसे रास्ता है, यहाँ रेलिंग वगैरह है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे सड़क पर चल रही है, ये जो सड़क है इस पे ये चल रही है, तो ऐसा। और यहाँ पे लाइट्स लगे हैं, लैंप लगे हैं, ठीक है। ऐसे सड़क के दोनों साइड पे लैंप लगे हैं। तो द पाथ लाइटेड ओनली बाय ग्लेयर लैम्प्स, इसके ग्लेयर ऑफ लैम्प यानी कि जो रास्ता है इसमें सिर्फ लैंप की रोशनी है क्योंकि अंधेरा हो चुका है। फ्रॉम द वॉफ, और वहाँ पे एक घाट है, अक्रॉस द वाटर, पानी के उस तरफ एक घाट है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफिल्ड एट डिस्टेंस। अनसीजिंग यानी कि एंड नहीं हो रहा है, ड्रोन यानी कि दूर तक दिखाई दे रहा है वो दृश्य, वो क्या बोल सकते हो उसको, मुफ्तखोर, परजीवी, ठीक है, जो उड़ सकता है, जो कामचोर हो, वैसा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द अनसीजिंग ड्रोन मतलब ख़त्म ना होने वाला, अनसीजिंग जिसका अंत ना हो, कोई भी चीज़ जिसका अंत ना हो उसको अनसीजिंग बोला जाता है, ऑफ द सिटी। जो शहर है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि दूर दूर तक उसको, जहाँ पे वो खड़ी है वहाँ से उसे दूर दूर तक शहर दिखाई दे रहा है। मफिल्ड एंड डिस्टेंट, दूर यानी कि अभी अपने शहर से बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन जहाँ पे है वहाँ से उसको अपना पूरा शहर दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़े से दूर में है ये शहर से। इट वॉज़ अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। ये वो जगह है जहाँ पे ये बचपन में हमेशा आया करती थी, जब ये छोटी थी तब वहाँ खेलने आया करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म, वहाँ पे एक पेड़ था और इस पेड़ के नीचे एक बेंच लगा था, ठीक है। इस बेंच पे ये हमेशा विश करती थी कि आके ये बैठे। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म, बीनीथ का मतलब पेड़ के नीचे, एल्म का मतलब ट्री, वहाँ पे एक पेड़ था, उसके नीचे एक बेंच लगा था। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, और जब ये खेला करती थी बचपन में वहाँ पे, तो देखती थी कि वहाँ पे कुछ लवर्स आकर के बैठा करते हैं। शी सैट डाउन टू वेट, ये वहीं पे आकर के बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। इट वॉज़ अ परफेक्ट प्लेस, और वो जगह बहुत सुंदर थी, एकदम परफेक्ट, डेट के लिए परफेक्ट थी। अब वो एक टीनेज है, ये अफेक्शन, ये हीरो वर्शिप, ये लव, ये इन्फैचुएशन, ये बहुत कॉमन होता है इस एज में। किसी को देख करके ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्ट हो जाना, वो किसी का चार्मिंग और हैंडसम जो फेस को देख करके उसके लिए उस ख्याली पुलाव पका लेना, ये इमेजिनेशन क्रिएट कर लेना, जो चीज़ें दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, आप उसी दुनिया में जीने लगते हो और फिर डिसअपॉइंट भी हो जाते हो वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो सपोज़ कि कोई हीरो या हीरोइन आपका, ये टीनेज ऐसा, ये एडोलसेंट ऐसा फेज़ होता है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, कि इसमें कोई, आप किसी हीरो और हीरोइन को भी इमेजिन करके कि हाँ आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो आप इमेजिन कर लेते हो कि वो भी आपको उतना ही पसंद करता है, और आप अपने दिमाग में वो सिनेरियो क्रिएट करते जाते हो। और जब ये नहीं होता तो आप डिसअपॉइंट भी होते हो, जिस बात का कोई तुक नहीं है, क्योंकि वो चीज़ इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकती है। लेकिन जब नहीं होता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी लेकर आता है। ये एक ऐसा फेज़ होता है, एक ऐसा एज होता है, ये एक ऐसा फेज़ है कि आपको परियों वाली दुनिया चाहिए, और परियों वाली दुनिया में आप नहीं गए तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। वहाँ जाने के लिए ट्रेन, एरोप्लेन कुछ नहीं है, लेकिन ये आप नहीं सोचोगे, आप प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं हो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड से नाता बहुत दूर दूर तक छूटता जाता है। अगर जो मैच्योर हो जाता है वो पकड़ लेता है उस धागे को,
जो नहीं हो पाता है उसके हाथ से वो धागा छूट जाता है और वो बह जाता है इमोशंस में, ओवरवेल्म हो जाता है, बहुत सारे इमोशन एक ही बार में उसको उस पर हावी हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ टू ओवरकम। ये बहुत ही सब यू कैन से नाजुक फेज़ होता है लाइफ का। इसमें किसी को समझाना और किसी को समझना दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये वहाँ पे बैठी एक परफेक्ट प्लेस की डेट पे आई है, किसी से मिलने आई है, इसका लव ऑफ लाइफ वहाँ पे आने वाला है। फॉर दोज हु विश नॉट, सॉरी, शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ काइंडनेस। और उसने अपनी इमेजिनरी दुनिया में ये इमेजिन ऑलरेडी करके रखा हुआ है कि एक दिन वो कहीं कभी आएगी किसी के साथ और यहाँ पे बैठेगी और अपना परफेक्ट डेट एंजॉय करेगी, एकदम इसी तरीके की मीटिंग के लिए। होता है ना, सब अपने अपने हम लोग अपने दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि हम उससे वहाँ मिलेंगे, ऐसा होगा। लड़कियाँ अपनी शादी को लेकर के, लड़के अपने कार और में भी किसी लड़की को लेकर के ड्रीम्स क्रिएट करते हैं, सिनेरियो क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। तो वैसे ही इसने जैसा सोचा था एकदम वैसे ही ऐसी ही जगह की मीटिंग के बारे में इसके दिमाग में ऐसा सीन था कि ये कभी किसी से मिलेगी तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे मिलेगी। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व शी न्यू ही वुड अप्रूव। कुछ लोग थे जो इसकी झूठ पे विश्वास नहीं कर रहे थे और ये बात नहीं मान रहे थे कि वो आएगा उससे मिलने के लिए, या ये लोग उससे वो डैनी कैसी मिलेगी, डैनी कैसी मिलने आएगा इससे। ही वुड नॉट अप्रूव। अगर क्या हुआ वो सच में नहीं आया तो मतलब उसको यकीन है कि वो आ सकता है, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। उसने कोई ऐसा यकीन का कोई बात की ही नहीं है उसने। शी न्यू ही वुड अप्रूव। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो डैनी कैसी आएगा इससे मिलने के लिए। सो आई एम जस्ट ending today's lecture on a very interesting note that we will find out what happens next in the next lecture, and I'll tell you more. Thank you.